नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का सही चैनल में। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है पर्यावरण से यानी इन्वायरमेंट। आज मैं ये नया सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। नया विषय है आपका पर्यावरण। पूरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से शुरुआती चैप्टर से हम लोग शुरू करेंगे और लास्ट तक इसको जाएंगे। हिंदी का सेक्शन ख़त्म हो चुका है, अब ये नया विषय मैंने आज से शुरू किया है। इसको खूब डिटेल में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, इसीलिए आप इसको चाहे तो इस तरह नोट भी कर सकते हैं। चीज़ों को समझते हुए चलेंगे और नोट करते हुए चलेंगे। तो चलिए ये शुरू करते हैं। इन्वायरमेंट का पहला चैप्टर में जब हम लोग पढ़ने आते हैं तो सबसे पहले तो इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण होता क्या है हम लोग जानते हैं। इसमें अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से पर्यावरण की परिभाषा को दिया है, लेकिन एक्चुअल जो परिभाषा है वो है आपका पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है आपका 1986 का, उसके अंतर्गत जो परिभाषा दी गई है वो सबसे ज़्यादा मान्य होगी। और वही चीज़ अगर आपको कहीं लिखना हो तो उसको उसी चीज़ को मेंशन करेंगे आप, ठीक है। ऐसे तो बहुत से मतलब यहाँ पर जो विद्वान हुए हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से पर्यावरण की परिभाषाएँ दी हैं। तो जो पर्यावरण की परिभाषा है एक्चुअल में वो पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे। अब किसी जीव के चारों तरफ घिरे, कोई जीव है कि चारों तरफ घिरे, भौतिक एवं जैविक दशाएं। भौतिक यानी अजैविक, भौतिक का मतलब होता है अजैविक, जिसमें जीवन ना हो, जो जीवित ना हो वो भौतिक हो गया यानी अजैविक। और जैविक मतलब जैविक और अजैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति है या कोई जीव है, वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से रिएक्ट करता है, उस इन्वायरमेंट का प्रभाव उस जीव पर पड़ता है और वो जीव जो है उस इन्वायरमेंट पे प्रभाव डालता है। जैसे कि हम बात करें एक डिकम्पोज़र, अगर एक डिकम्पोज़र है, सूक्ष्म जीव है, तो वो क्या करता है, जो जीव जंतु होते हैं, मृत सड़े गले जो पेड़ पौधे होते हैं उनको डिकम्पोज कर देता है, ठीक है। अब वो डिकम्पोज जब करता है तो वो इन्वायरमेंट को प्रभावित कर रहा है। कैसे? जो पेड़ पौधे हैं या मृत जीव जंतु हैं वो ऐसे हैं और उनको डिकम्पोज करके जो कार्बनिक तत्वों से कन्वर्ट करके अकार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक तत्वों में कन्वर्ट करके मृदा के अंदर मिला देने का काम कर रहा है। इससे एक नए तरह का इन्वायरमेंट बन रहा है और वो जो कार्बनिक तत्व अकार्बनिक तत्व में कन्वर्ट हुए हैं, पेड़ पौधे पुनः उसको चक्रीकरण के माध्यम से ग्रहण करते हैं और फिर से नया पौधा जीवित अवस्था में उत्पन्न होता है, क्योंकि उससे जो पोषक तत्व उसको मृदा से मिलने वाले हैं। तो ये एक पूरा चक्र चल रहा है। मतलब कि आप देख रहे हैं कि वो सूक्ष्म जीव खुद भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वो मृतोपजीवी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उन पर आश्रित भी हैं, मतलब उनसे भोजन भी ग्रहण कर रहे हैं, उनको डिकम्पोज भी कर रहे हैं और दोबारा फिर क्या कर रहे हैं, एक नए पौधे को बनाने के लिए योगदान भी दे रहे हैं। तो प्रभावित भी हो रहे हैं और प्रभावित कर भी रहे हैं। तो उसी के अनुसार ये जो पूरी प्रक्रिया है उसी के अनुसार एक ये परिभाषा बनाई गई कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ भौतिक यानी अजैविक एवं जैविक दशाएं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। तो और अगर सीधे तौर पे कहें तो पर्यावरण के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैविक और अजैविक संगठक देखने को मिलते हैं। उन्हीं की चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसी से हम लोग पर्यावरण की परिभाषा को डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं पर्यावरण के घटक और पर्यावरण के कारक कौन कौन से हैं। तब घटक के रूप में जैसा कि मैंने ऊपर ही बता दिया, अजैविक यानी भौतिक पर्यावरण जिसे हम लोग कहते हैं, उसके अंदर किसको किसको शामिल कर लें, जिसमें जीवन ना हो, यानी स्थलीय मंडल पर्यावरण। अब देखिए पर्यावरण भी कई भागों में है। स्थलीय मंडल जो स्थल पर जीव जंतु रहते हैं उनके आसपास जो पर्यावरण है उनसे जो रिएक्ट करते हैं वो स्थलीय पर्यावरण है। वायुमंडलीय पर्यावरण जो वायुमंडलीय पर्यावरण है, मतलब हवा की बात कर रहे हैं, जो हवा में जीव जंतु हैं वो किस तरह से हवा को प्रभावित और हवा उनको प्रभावित करती है, वो उस चीज़ के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। जलमंडल में देखते हैं तो जलमंडल मतलब समुद्र की बात कर लें, तालाब की बात कर लें, पोखर की बात कर लें, झील झरनों की बात कर लें, उसका भी अपना एनवायरनमेंट है।
वहाँ पर मछलियाँ हैं और सूक्ष्म मछलियाँ हैं, छोटी मछलियाँ हैं, फाइकोप्लैंक्टन है और भी छोटे जीव पाए जाते हैं जो आपस में मिलकर एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो जलमंडलीय पर्यावरण हो गया। और ये सभी के सभी यानी स्थल, जल और वायु तीनों को मिलाया जाता है, तो इसको हम कहते हैं अजैविक घटक या भौतिक घटक के अंतर्गत रखते हैं। जब जैविक पर्यावरण में आते हैं हम लोग, तो उसमें जैविक मतलब जिसमें जीवन हो, तो उसमें दो चीज़ें, एक तो जंतु पर्यावरण आता है और एक होता है वनस्पति पर्यावरण। वनस्पति यानी पेड़ पौधों को हम लोग पढ़ते हैं, और जंतु पर्यावरण यानी जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, और जानवर किस तरह से पर्यावरण को प्रभावित कर रहे होते हैं उसको पढ़ते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब एक चीज़ और जाने, हम लोग अक्सर एक शब्द सुनते होंगे बायोम। बायोम शब्द है क्या? ठीक है, तो बायोम शब्द जो है ये इसी जैविक अजैविक घटक के मिलने से बनता है। यानी हम अजैविक प्लस जैविक घटक को मिला दें तो एक बायोम का निर्माण होता है। और इस बायोम के अंदर कई तरह के बायोम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, जैसे टुंड्रा बायोम पढ़ते होंगे, टुंड्रा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। शीतोष्णकटिबंधीय बायोम, शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय बायोम यानी उष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। वनस्पतियाँ ही नहीं, इस क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। पेड़ पौधे ही नहीं, जो वहाँ उस जंगल में, जैसे मान लीजिए कोई एरिया है, हमने कह दिया उष्णकटिबंधीय जंगल है, तो उष्णकटिबंधीय जंगल है मतलब उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों की बात कर रहे हैं। और उस जंगल के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे जो कि टुंड्रा वनों में तो नहीं पाए जाएंगे, जो कि शीतोष्णकटिबंधीय वनों में तो नहीं पाए जाएंगे। तो हर एक बायोम है। बायोम हमने डिफ्रेंशिएट किया है। जो बायोम है उसके अंदर दोनों ही घटक हमको देखने को मिलेंगे, जैविक घटक भी देखने को मिलेंगे, अजैविक घटक भी देखने को मिलेंगे, और उससे पूरे बायोम का निर्माण होता है। अब वो क्या होगा, अक्षांशों के आधार पे हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार के हमने बायोमों का निर्धारण किया है, जिसमें उदाहरण के तौर पर टुंड्रा, शीतोष्णकटिबंधीय बायोम और उष्णकटिबंधीय बायोम को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर। ये तो दो घटक हमने मुख्य रूप से पढ़े, लेकिन एक अंतिम घटक और है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो जैविक घटक हैं उनको जीवित रखने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती है, और वो घटक है ऊर्जा। ऊर्जा के अंदर सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा को लिया जाता है। तो याद रखिएगा, सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। इस तरह से आप देखेंगे तीन प्रकार के संगठक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, हालांकि हम ऊर्जा संगठक को अजैविक संगठन के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, यानी भौतिक संगठन के अंतर्गत ले सकते हैं उसको। उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पर मैंने दो डायग्राम बनाया है, अब आप देखें। यानी ए बायोटिक इन्वायरमेंट जब हम आते हैं तो उसके अंदर देखेंगे टेम्परेचर को हम कंसीडर कर लें, सॉइल को कंसीडर कर लें, सनलाइट देखिए जैसा कि मैंने बताया, ऊर्जा, विंड यानी हवा, वाटर, एटमॉस्फेयर यानी बादल, जलवायु, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब के सब एबायोटिक यानी भौतिक यानी अजैविक संगठन के अंतर्गत रखा जाता है। जो दूसरा डायग्राम है ये बायोटिक यानी जीवित जो अवस्था में हो, यानी जैविक संगठन के अंतर्गत रखेंगे। जैसे फंगस की हम बात करें या कुछ बैक्टीरिया की बात करें जो कि डिकम्पोजर का काम करते हैं, जो मृत जीव जंतुओं को डिकम्पोज करके मृदा के अंदर मिला देते हैं। एनिमल्स भी हैं, जीवित हैं। बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया, प्लांट, कई प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं, ये सभी जीवित हैं यानी जैविक संगठन का हिस्सा हैं। पादप में बहुत से पादप आप पढ़ते हैं। जीव में देखेंगे तो जीव देखें जो कि जैविक घटक का हिस्सा हैं, उसमें स्वपोषी जीव और परपोषी जीव हम पढ़ते हैं। स्वपोषी जीव यानी जो खुद से भोजन बना के जीवित रहते हों, जैसे साइनोबैक्टीरिया, ई कोलोटिका। साइनोबैक्टीरिया यानी ग्रीन ब्लू एल्गी हम लोग पढ़ते हैं, यानी नील हरित शैवाल जो हम लोग पढ़ते हैं वो साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। ये खुद से भोजन बनाते हैं, क्लोरोफिल के माध्यम से भोजन बनाते हैं।
इक्लोरोटिका यानी समुद्री घोंघा, जो कि शैवाल से क्लोरोफिल को लेकर अपना भोजन बना लेता है। ठीक है, वो इक्लोरोटिका होता है, विशेष प्रकार का समुद्री घोंघा होता है। तो ये क्या है, एक स्वपोषित जीव के अंतर्गत हम रख रहे हैं इसको, यानी जैविक घटक का हिस्सा है। परपोषित जीव में के अंतर्गत 3 प्रकार के परपोषित जीवों को हम लोग लेते हैं, जिससे मृत जीवी यानी मृत पेड़ पौधों के ऊपर जो जीवित रहें, परजीवी यानी जो दूसरे जीवों को खा के जीवित रहे, यानी मृत, एक मृत पर आधारित है, एक जो जीवित है उसके ऊपर जीवित रह रहा है वो परजीवी है। और प्राणी समभोजी यानी प्राणी समभोजी वो होते हैं जो बड़े जीव जंतु होते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, ऊंट, शेर, ये जो हैं ये प्राणी समभोजी के अंतर्गत रखे जाते हैं, जो कि परपोषित जीव के अंतर्गत हैं, जो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। यहाँ पर जो मैं बता रहा था आपको, अंतिम संगठक जो ऊर्जा संगठक है, ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा यानी भूतापीय जो ऊर्जा है आपका, तो सौर ऊर्जा अगर नहीं है तो ये सभी जैविक घटक जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम देखेंगे जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। तो वो सौर ऊर्जा जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है एनवायरनमेंट के अंदर। इसमें से कई प्रकार की पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज ए, अल्ट्रावायलेट रेज बी, अल्ट्रावायलेट रेज सी। तो 3 प्रकार के अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, और जो कि सौर ऊर्जा का ही हिस्सा है। इसमें ये देखना होता है कि कौन सी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है वो धरातल पर खतरनाक है और कौन धरातल पर खतरनाक नहीं है। इसके अलावा जब हम लोग सौर ऊर्जा को पढ़ेंगे, फिर हम लोग जलीय परितंत्र को पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है वो जलीय परितंत्र है, उसको हम लोग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो ये तो बेसिक था कि आप जैविक और अजैविक संगठन को अच्छे से समझ लें कि किसको हम लोग जैविक घटक कहेंगे, किसको अजैविक घटक करेंगे, किस तरह से ये जैविक अजैविक घटक प्रभावित होते हैं और किस तरह से दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये जो पूरा सेक्शन है, इसी से आप पर्यावरण की परिभाषा को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो पर्यावरण की परिभाषा को आप अच्छे से, अगर आप लिखने के लिए अगर आपको पास आता है कहीं, तो आप अच्छे से इतना लिख देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपने इसको फैक्चुअल डिटेल के रूप में भी पढ़ा है तो आपको परीक्षा में बहुत ही मदद करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है इसके आगे के और जो डिटेल में चीज़ें होंगी उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।